यस एवरीवन, सबसे पहले आपका फिर से एक बार स्वागत, अभिनंदन। आज के इस वीडियो में हमने जो पिछले वीडियो में रेजिडेंशियल स्टेटस का वन पार्ट कंप्लीट किया था उसको आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। हमारे इस सीरीज का नाम है टैक्स एक्सप्रेस। टैक्स एक्सप्रेस वर्ड का बेसिक मीनिंग क्या होता है कि हमने एक ऐसी सीरीज क्रिएट करी है जिसमें कि हमने पहले फर्स्ट चैप्टर उठाया, उसका एक आइडिया क्रिएट किया। आइडिया क्रिएट करने के बाद में इंस्टेंटली उसके क्वेश्चंस करने शुरू किए और साथ साथ हर आइडिया के अंदर जो जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे सपोज रेजिडेंशियल स्टेटस का मैंने कल आपको बेसिक आइडिया बताया, तो जैसे हमने रेजिडेंशियल स्टेटस के इंडिविजुअल के कॉन्सेप्ट को समझा, इंस्टेंटली उसके क्वेश्चन को भी किया और उसी सीरीज में हमने रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल कंप्लीट किया, फॉर्म कंप्लीट किया, एचयूएफ कंप्लीट किया और थोड़े बहुत उसके क्वेश्चंस जो 3-4 मैंने अपने हाथ से बनाए थे वो कंप्लीट किए। आज का लेक्चर जैसे उसी के आगे कंटिन्यूटी में इनकम क्या होता है बताते हुए सारे के सारे क्वेश्चन रेजिडेंशियल स्टेटस और इनकम में जो जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सब को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आप इसको ऐसा समझिए कि हम एक टैक्स एक्सप्रेस नाम की एक सीरीज तैयार कर रहे हैं जिसमें वन बाय वन एक एक चैप्टर करके हम लोग उसको प्लेलिस्ट में ऐड करते जाएंगे। जैसे ही हमारी प्लेलिस्ट पूरी कंप्लीट हो जाएगी आपके लिए वो पूरा का पूरा एक रिवीजन सीरीज क्रिएट हो जाएगी। लाइव नहीं ले रहे हैं इसको, हम लोग रिकॉर्डेड लेक्चर के रूप में ले रहे हैं। वन बाय वन हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे एंड यू विल फाइंड कि हमने टैक्स एक्सप्रेस नाम की एक ऐसी जंबो सीरीज तैयार करी है जो आपको पास कराने में निश्चित रूप से मदद करेगी। तो आइए हम लोग समझते हैं उसको आगे से, जहां हमने छोड़ा था लास्ट लेक्चर में वहां से हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इनकम तक। मैं जहां तक मुझे याद आ रहा है हमने यहां से पहले पहले वाला पूरा कंप्लीट कर लिया था, राइट। इससे पहले पहले वाला हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था। इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग अभी। तो क्या होता है इनकम, क्योंकि जैसा कि हमने पहले पढ़ा था ये जो चैप्टर है इसमें पहले हम पढ़ते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस और बाद में हम पढ़ते हैं इनकम। अच्छा, मैं इस वीडियो के बारे में आपको बता देता हूं इस वीडियो में हम क्या कवर करने वाले हैं। पहले अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इससे पहले वाला पार्ट 1 पहले देखिए, रेजिडेंशियल स्टेटस हमने उसमें डिस्कस किया था। हमने उसमें रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल और एचयूएफ और फर्म और कंपनी ये सब देख लिया है और हमें पता चल गया है कि एक पर्सन को हम 2 या 3 नाम से बुला सकते हैं। अगर कंपनी है तो या तो रेजिडेंट के नाम से बुलाएंगे या नॉन रेजिडेंट के नाम से बुलाएंगे। अगर इंडिविजुअल है तो ओआर, एनओआर या एनआर के नाम से बुलाएंगे। हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर कोई रेजिडेंट है तो या तो वो क्या होगा ओआर, या फिर क्या होगा एनओआर, या फिर क्या होगा एनआर। इन तीनों में से ही कोई ना कोई एक नाम तो उसका रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अगर इंडिविजुअल है और एचयूएफ है तो एक पर्सन जो कि क्या था, फिर से एक बार, एक पर्सन जो कि क्या था इंडिविजुअल, तो इंडिविजुअल है तो क्या बन गया, या तो ओआर बन गया या फिर क्या बनेगा एनओआर या फिर क्या बनेगा एनआर। और इंडिविजुअल के साथ साथ अगर एचयूएफ है, आई एम रिपीटिंग माय वर्ड्स, एचयूएफ है तो भी क्या बनेगा ओआर, एनओआर और एनआर। लेकिन अगर फर्म है, कंपनी है या फिर फर्म है, कंपनी है या फिर अदर कोई एंटिटी है तो वो या तो बनेगा रेजिडेंट या तो वो बनेगा नॉन रेजिडेंट। तो आपको ये बात अभी समझ में आ गई होगी कि या तो रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट होगा या ओआर, एनओआर और एनआर होगा। अब इनमें से कोई भी पर्सन अगर जो इनकम कमा रहा है अब उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करना शुरू करते हैं, राइट। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे इनकम, इस वीडियो में हम देखेंगे इनकम और वो इनकम ओआर के केस में टैक्सेबल है कि नहीं, एनओआर के केस में टैक्सेबल है कि नहीं, एनआर के केस में टैक्सेबल है कि नहीं। जब ये सारी बातें कंप्लीट हो जाएगी तो हम इसके सारे क्वेश्चन करने के लिए लेजिटिमेटली एलिजिबल हो जाएंगे। तो बस, और आज ही के लेक्चर में मैं इसके कुछ क्वेश्चंस भी करवा के इस लेक्चर को खत्म करने की कोशिश करूंगा, इस चैप्टर को एंड करने की कोशिश करूंगा। तो गेट रेडी फॉर इनकम। सबसे पहले आप समझना होगा कि आप अगर कहीं पर भी इनकम कमा रहे हो तो उस इनकम को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। या तो वो रहेगी कौन, वो या तो वो रहेगी इंडियन इनकम या तो वो रहेगी फॉरेन इनकम। फिर से मैं बोल रहा हूं, जो इनकम है, इनकम को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। या तो आपकी इनकम क्या रहेगी इंडियन इनकम, आई एम रिपीटिंग माय वर्ड्स, या तो आपकी इनकम क्या रहेगी इंडियन इनकम। और अगर वो इंडियन इनकम नहीं है तो वो कौन सी इनकम रहेगी, फॉरेन इनकम। अगर वो आपकी इंडियन इनकम है तो मैं आपको बता रहा हूं कि वो 3 तरह से इंडियन इनकम हो सकती है। अब इंडियन इनकम क्या होता है इसके ऊपर चर्चा करते हैं। अगर पता है आपने कोई भी इनकम अगर कमाई है
और उसको रिसीव इंडिया में किया है। अब इसके पीछे की बैक स्टोरी क्या है वो बिल्कुल ही ध्यान रखनी है। वर्ड क्या पकड़ना है, इनकम इंडिया में रिसीव हुई है तो इंडियन इनकम हो जाएगी। अगर कहीं पर भी लिखा हुआ है इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, दैट इज इंडियन इनकम, दैट्स इट। दूसरे नंबर पे अगर रिसीव्ड इन इंडिया की बजाय, तो पहले मैं लिखता हूं क्या बोला मैंने, एनी इनकम विच इज रिसीव्ड इन इंडिया। आई रिपीट, एनी इनकम विच इज रिसीव्ड इन इंडिया। कुछ भी नहीं देखना है, मैं बार बार बोलूंगा, कुछ भी नहीं देखना है, वर्ड यूज पकड़ लो इसको, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया। तो इंडियन इनकम हो गई, इंडियन इनकम अक्रू और अराइज इन इंडिया। तो दूसरा वर्ड क्या पकड़ लिया हमने, अक्रू या अराइज। एंड थर्ड वर्ड पकड़ रहे हैं हम लोग, ध्यान रखना, तीसरा वर्ड हम लोग पकड़ रहे हैं डीम्ड टू बी, आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स, डीम्ड टू बी अक्रू या अराइज इन इंडिया हो। अगर ऐसा है तो सच इनकम विल बी ट्रीटेड एज इंडियन इनकम। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर ऐसा है तो ऐसी इनकम को हम लोग क्या बोलेंगे, इंडियन इनकम। तो सबसे पहली बात क्या हो गई, इनकम। तो इनकम कितने तरह की हो गई, दो तरह की। ऐसी कोई भी इनकम, चाहे वो सैलरी हो, चाहे वो हाउस प्रॉपर्टी का रेंट हो, चाहे वो कैपिटल गेन यानी कि असेट को बेचकर कमाई की इनकम हो, चाहे वो बिजनेस की इनकम हो, एनी इनकम विच इज रिसीव्ड इन इंडिया विल बी ट्रीटेड एज इंडियन इनकम। अगर उसका कोई भी तरह का सोर्स अगर इंडिया है तो उसको हम लोग क्या बोले, रिसीव्ड के बाद में क्या बोले, या तो अक्रू इंडिया में हुई है या अराइज इंडिया में हुई है। अक्रू इंडिया में हुई है तो भी और अराइज इंडिया में हुई है तो भी उसको कौन सी इनकम बोलेंगे, इंडियन इनकम। तीसरे नंबर पे मान लिया जाए डीम्ड टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया हो, यानी कि वो इंडिया में या तो माना गया है कि इंडिया में अक्रू हुई है, माना गया है इंडिया में अराइज हुई है, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, इंडियन इनकम। अब हम बात करते हैं किसकी, फॉरेन इनकम की। तो ऐसी कोई भी इनकम विच इज नॉट इंडियन इनकम, मैं फिर से बोल रहा हूं, ऐसी कोई भी इनकम विच इज नॉट इंडियन इनकम, पता है क्या इसके लिए क्या बोला गया, एनी इनकम विच इज नॉट रिसीव्ड, नॉट अक्रू, नॉट अराइज एंड नॉट डीम्ड टू बी रिसीव्ड, अक्रू, अराइज इन इंडिया, दैट इनकम विल बी ट्रीटेड एज फॉरेन इनकम। अब आप कहेंगे भाई साहब सर इसको सेटल कैसे करना रहा, आप क्या बोलेंगे, इसको सेटल कैसे करना रहा, तो सुनना मेरी बात को, इसको सेटल ऐसे करना रहा कि अगर कोई भी इनकम है, अगर कोई भी इनकम है वो अगर इंडिया में ना तो रिसीव हुई है, ना अक्रू हुई है, ना अराइज हुई, ना डीम टू बी रिसीव, ना डीम टू बी अक्रू, ना डीम टू बी अराइज, अगर इंडिया में है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, फॉरेन इनकम बोलेंगे। इसके लिए हमने क्या बोला, नॉट इंडियन इनकम। अब मैं आपको दो चार एग्जांपल दे देता हूं। सपोज एक आपका घर है, हाउस, वो है यूके में, ठीक है, तो उससे आपको रेंट मिल रहा है। घर कहाँ है, यूके में, रेंट कहाँ मिल रहा है, यूके में ही, वो फॉरेन इनकम है। लेकिन वही यूके से जो आपको रेंट मिल रहा है, वो रेंट देने वाला व्यक्ति अगर इंडिया में बैठा है और इंडिया में आपको रेंट पकड़ा रहा है, दैट विल बी इंडियन इनकम। देखो, अक्रू अराइज इन यूके बट रिसीव्ड इन इंडिया, इंडियन इनकम। जैसे सपोज आपने अगर जॉब की फॉरेन में, काम कहाँ किया, फॉरेन में, लेकिन आपको उसकी सैलरी जब आप इंडिया में आ रहे हो तब मिल रही है। जॉब फॉरेन में करी है लेकिन सैलरी कहाँ मिल रही है, इंडिया में। तो ऐसी इनकम को हम लोग किस नाम से जानेंगे, इंडियन इनकम, क्योंकि रिसीव कहाँ हो रही है, इंडिया में। फॉरेन से, फॉरेन में देखो सैलरी इनकम है, फॉरेन में करी है, फॉरेन में रिसीव हो गई फॉरेन इनकम। लेकिन अगर सैलरी है, काम फॉरेन में किया है, लेकिन कहाँ आ गया आप, इंडिया में, काम कहाँ किया है, फॉरेन में, कहाँ आ गए आप, इंडिया में, तो उसको क्या बोलेंगे, रिसीव हो गई कहाँ पे, इंडिया में, तो क्या बोलेंगे, इंडियन इनकम। मीन्स टू से रिसीव्ड वर्ड आ जाए। अच्छा उल्टा चलते हैं अपन, एक घर है इंडिया में, ठीक है, आगे कुछ बोलने की जरूरत नहीं क्योंकि अक्रू एंड अराइज इंडिया हो गया ना, घर कहाँ था, इंडिया में, तो अक्रू अराइज कहाँ हुआ, इंडिया में। चलो एक और बात, जैसे आपका एक प्लॉट है, ठीक है, वो प्लॉट है आपका मुंबई में, अरे सर आगे बोलो ही मत ना, उसको बेचने से इनकम हो जाए चाहे उसकी किराए से इनकम हो जाए, वो कौन सी इनकम होगी, इंडियन इनकम, बिकॉज अक्रू एंड अराइज इन इंडिया। तो बेस आपको क्रिएट हो गया, एनी इनकम विच इज रिसीव्ड इन इंडिया, डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, अक्रू इन इंडिया, डीम टू बी अक्रू इन इंडिया, रिसीव्ड इन इंडिया बट अक्रू आउटसाइड इंडिया। यानी कि चाहे कुछ भी हो, एक चीज इंडिया में है, वंस मोर रिसीव्ड इन इंडिया,
रिसीव्ड इन इंडिया बट अक्रू अराइज आउटसाइड इंडिया। कोई बात नहीं, आपकी एक चीज तो इंडिया में देखो, रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया हो लेकिन अक्रू और अराइज इन इंडिया है। कुछ तो इंडिया में है ना, तीनों में से कुछ भी अगर इंडिया है तो कौन सी इनकम हो जाएगी? इंडियन इनकम। दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। फॉरेन इनकम, इनकम नॉट रिसीव्ड, नॉट डीम्ड टू बी रिसीव्ड, नॉट अक्रू, नॉट डीम्ड टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया विल बी ट्रीटेड एज फॉरेन इनकम। अब इसकी अपन टैक्सेबिलिटी में ना आपको ऐसे लिख के बताऊंगा, मजा आएगा। देखो बहुत, अब आपका चैप्टर है ना वो समराइज होने जा रहा है और इसको गौर से सुन लेना। ये सुन लिया तो रेजिडेंशियल स्टेटस पक्का हो गया। टैक्सेबिलिटी तीन तरह से, टैक्सेबिलिटी तीन तरह से। पहला, फर्स्ट, अगर कोई इंडियन, या तो दो तरह की इनकम बोला ना हमने, या तो क्या होगी इंडियन इनकम और क्या होगी फॉरेन इनकम। मुझे बताओ टोटल मिला के स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल कितने तरह के थे? तो भाई साहब स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल तीन तरह के थे। पहला स्टेटस था ऑर्डिनरी रेसिडेंट। पहला स्टेटस क्या था? ऑर्डिनरी रेसिडेंट। दूसरा स्टेटस था नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और तीसरा स्टेटस था नॉन रेसिडेंट। बात को समझना, पहला क्या था? ऑर्डिनरी रेसिडेंट। दूसरा क्या था? नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तीसरा क्या था? नॉन रेसिडेंट। अब देखो मेरी बात सुनो, इंडियन इनकम है, कमा कौन रहा है? ऑर्डिनरी रेसिडेंट। कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, मैं इंडिया का पर्सन हूँ, इंडिया में मेरी जॉब है, इंडिया में मेरी सैलरी मिल रही है, कुछ सोचना ही नहीं है ना। इंडिया में वो क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। अब मैं टैक्सेबल लिख रहा हूं तो मतलब टैक्सेबल इन इंडिया ही है, ध्यान रखना। दूसरा, अगर वो कौन है? नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। कौन है? नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, तो भी क्या होएगा? टैक्सेबल। और वो कौन है? नॉन रेजिडेंट। क्या लग रहा है? अगर कोई नॉन रेजिडेंट है और इंडियन इनकम है, टैक्सेबल होगी कि नहीं होगी? होगी, क्योंकि पता है क्या, इनकम इंडियन है और इंडिया अपना टैक्स कभी छोड़ता नहीं है। नाम निर्मला ताई है, ठीक है? तो इसलिए ध्यान रखना, मैं एक लाइन नोट करके लिख रहा हूं, नोट करके लिख रहा हूं, इंडियन इनकम इज ऑलवेज टैक्सेबल। इंडियन इनकम हमेशा क्या रहेगी? टैक्सेबल रहेगी। इंडियन इनकम इज ऑलवेज टैक्सेबल। कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। इंडियन इनकम वर्ड आ जाए, चाहे वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, चाहे वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, चाहे वो नॉन रेजिडेंट हो, हमेशा टैक्सेबल रहेगी। अब बात करते हैं फॉरेन इनकम की, ठीक है? ये नोट कर लेना, पॉज करके मैं आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है? फॉरेन इनकम, फॉरेन इनकम है बेसिकली सबसे पहले या तो कौन होगा वो? OR, ठीक है? OR मतलब ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो ध्यान रखना टैक्सेबल। एक मिनट रुक जाओ, इधर मतलब OR भी टैक्सेबल है और इधर भी OR टैक्सेबल है। इसका मतलब OR अगर कोई भी इनकम कमा रहा है, अगर OR कोई भी इनकम कमा रहा है तो वो हमेशा टैक्सेबल होएगा। OR इज ऑलवेज टैक्सेबल। अगर वो कौन सी इनकम है? इंडियन, तो भी टैक्सेबल। अगर वो कौन सी इनकम है? फॉरेन, तो भी टैक्सेबल। दैट मीन्स OR इज ऑलवेज टैक्सेबल। OR इज ऑलवेज टैक्सेबल। अब बात करते हैं NOR की। पहले NR की बात कर ले, नॉन रेजिडेंट की। तो नॉन, अब एक बात सोचो, विलियम्स नाम का व्यक्ति है, ठीक है? व्यक्ति का नाम क्या है? विलियम्स। काम कहां कर रहा है विलियम्स? काम कहां कर रहा है विलियम्स? फॉरेन में चाय की दुकान चला रहा है। यूके में विलियम्स चाय की दुकान चला रहा है और यूके से ही उसकी इनकम हो रही है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इंडियन इनकम है कि फॉरेन इनकम है? इट इज ऑलवेज फॉरेन इनकम, क्योंकि विलियम्स है, फॉरेन में कमा रहा है, फॉरेन की इनकम है उसकी, वो फॉरेन इनकम है। तो विलियम्स भी नॉन रेजिडेंट है, तो देखो फॉरेन इनकम नॉन रेजिडेंट के केस में तो क्या हो जाएगा? नॉट टैक्सेबल। क्या हो जाएगा ये? नॉट टैक्सेबल। लेकिन अगर NOR हो जाए तो दो बातें होगी, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो जाए तो दो बातें होगी। पहली बात सुनना अच्छे से, पहली बात सुनना अच्छे से, टैक्सेबल ओनली इफ बिजनेस
controlled and set up फ्रॉम इंडिया। मतलब ये तभी टैक्सेबल होगा जब बिजनेस कंट्रोल सेटअप कहां से हो रहा हो, अगर इंडिया से हो रहा हो तभी एनओआर के केस में टैक्सेबल होगा। अदरवाइज, मैं दूसरा लिख रहा हूं, अदरवाइज नॉट टैक्सेबल। अभी तक क्या है, आपने सिर्फ सुना है, अब तुम लोग समझोगे इसको ना तो एकदम सारी चीजें एक एक करके परतें खुलेगी। वन बाय वन सारी परतें हम लोग खोलना शुरू करते हैं। आइए अब करें शुरू। आ जाओ आ जाओ। सबसे पहले क्या था, इंडियन इनकम ऑलवेज टैक्सेबल। फिर हमने क्या पढ़ा, फॉरेन इनकम रेजिडेंट के केस में टैक्सेबल, नॉन रेजिडेंट के केस में नॉट टैक्सेबल, बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो टैक्सेबल ओनली इफ बिजनेस और प्रोफेशन इफ मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड इन इंडिया। अब देखो मेरी बात सुनो, अब सीधा मैं आगे लेके चलता हूं आपको क्वेश्चन आंसर में। यू विल फील कि आपने कुछ पढ़ा है। एक एक करके पहले क्वेश्चन को समझना है। तो पहले अपन इनकम वाले क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि अभी लेटेस्ट में अपन ने इनकम वाले ही करे हैं, तो पहले इनकम वाले क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर अपन दूसरे वाले करेंगे। ठीक है, पहले एक चार्ट बना लूं क्या? एक चार्ट बना लो आप लोग भी, तो क्या होगा, इजीली रहेगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने के लिए एक चार्ट बना लो। कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम, तीन केस है, पहला एनआर ओआर, दूसरा एनओआर और तीसरा एनआर। ठीक है, यहां पे मैंने लिखा पर्टिकुलर। सर ये क्या कर रहे हो आप? ये चार्ट अगर आपने देख लिया तो आपका आधे से ज्यादा काम इजीली हो जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, आधे से ज्यादा काम आपका इजीली हो जाएगा अगर ये चार्ट आप लोगों ने अच्छे से देख लिया तो। करें शुरू, पर्टिकुलर्स वन बाय वन। आइए, इनकम, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, मैं पेन चेंज कर देता हूं, सॉरी। सबसे पहले मैंने लिखा इनकम रिसीव्ड इन इंडिया। अब आपको ऐसा ही दे रखा होगा, है ना, सैलरी रिसीव्ड इन इंडिया, रेंट रिसीव्ड इन इंडिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं ओआर के इंडियन इनकम है कि नहीं है? पहली बात आपको क्या ध्यान रखना है, इंडियन इनकम है या फिर नहीं है। तो इंडियन इनकम ओआर के केस में क्या होगी, टैक्सेबल। इंडियन इनकम एनओआर के केस में भी क्या होगी, टैक्सेबल। इंडियन इनकम एनआर के केस में भी क्या होगी, टैक्सेबल। तो पहली चीज तो एकदम क्लियर हो गई, साथ साथ नोट करते जाओ। दूसरा, इनकम अक्रू अराइज इन इंडिया। इनकम अक्रू भी कहां हुई है, इंडिया में। अराइज भी कहां हुई है, इंडिया में। फॉर बट received outside India, but received outside India। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर कोई इनकम अक्रू अराइज इन इंडिया है, बट रिसीव कहां हुई है, बट रिसीव आउटसाइड इंडिया हुई है। ठीक है, तो मुझे बताओ इंडियन इनकम है कि फॉरेन इनकम है? डेफिनेटली इंडियन इनकम है। क्यों भाई साहब? क्योंकि अक्रू और अराइज इन इंडिया है। तो ओआर के केस में टैक्सेबल, एनओआर के केस में टैक्सेबल, एनआर के केस में टैक्सेबल। तीसरी बात देखते हैं, इनकम रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। अब मेरी बात सुनो, इनकम रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया हुई है, फॉरेन इनकम की इंडियन इनकम, फॉरेन इनकम। लेकिन वो फॉरेन इनकम जिसका बिजनेस कहां से कंट्रोल हो रहा है, इंडिया से। तो पहली बात, ओआर के केस में तो सोचने की जरूरत नहीं, टैक्सेबल है। बट एनओआर के केस में ये इनकम तभी टैक्सेबल होगी जब बिजनेस कंट्रोल इंडिया से हो रहा हो, और इस क्वेश्चन में लिख रखा है कि बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है, दैट इज व्हाई टैक्सेबल। बट रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया फॉरेन इनकम है।
भले ही बिजनेस इंडिया से कंट्रोल हो रहा हो, तो इसको नॉन रेजिडेंट के केस में क्या बोलेंगे, नॉट टैक्सेबल। ये कुछ बातें हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं 4-5 नोट आपको लिखवा देता हूं। सबसे पहला नोट लिखो, डिविडेंड इनकम इज नाउ टैक्सेबल इन इंडिया। डिविडेंड इनकम इज नाउ टैक्सेबल इन इंडिया। पॉज करके लिख लेना, मैं स्पीड फास्ट है तो भी, है ना। गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव, गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव इज एग्जेम्प्ट नाउ, एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्सेस। यानी कि गिफ्ट अगर दिया है किसने, अगर गिफ्ट अगर दिया है किसने, रिलेटिव ने, तो टैक्सेबल नहीं होगा, तो इस लिस्ट में नहीं आएगा। नेक्स्ट लिखें, नेक्स्ट लिखें, पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट आर नॉट टैक्सेबल, पास्ट अनटैक्स्ड प्रॉफिट आर नॉट टैक्सेबल। पास्ट अनटैक्स्ड प्रॉफिट आर, पास्ट अनटैक्स्ड प्रॉफिट आर नॉट टैक्सेबल। ठीक है, इसके बाद लिखें, इसके बाद लिखें, गिफ्ट रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ मैरिज इज ऑल्सो एग्जेम्प्ट। इसके बाद लिखें, एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम इंडिया इज टोटली एग्जेम्प्ट, एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम इंडिया इज टोटली एग्जेम्प्ट। आगे लिखें, एग्रीकल्चर इनकम आउटसाइड इंडिया, एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया इज टैक्सेबल इन इंडिया, इज टैक्सेबल इन इंडिया। बट टैक्सेबल कब होगी, जब ओआर को मिलेगी। क्योंकि सुनो मेरी बात, एग्रीकल्चर इनकम आउटसाइड इंडिया तो इंडियन इनकम हुई कि फॉरेन इनकम, फॉरेन इनकम। और फॉरेन इनकम इंडिया में कब टैक्सेबल होती है, जब ओआर हो। ठीक है, तो इसलिए सिर्फ ओआर के केस में टैक्सेबल होगी। अब मुझे लगता है कि आप लोगों को पूरा अच्छे से समझ आ गया होगा। वन बाय वन हम लोग इस चैप्टर को करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पहले सबसे पहले थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ इनकम फर्निश्ड बाय मिस्टर अनिरुद्ध pertaining to the year ending 31st March 2025, compute the total income for assessment year 25-26 if he is resident and not ordinary, resident and OR, resident but NOR और नॉन रेजिडेंट। अब नीचे कुछ इनकम दे रखी है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर ऑफ इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन जर्मनी। ओ भाई साहब, शेयर कौन से कंपनी के थे, इंडियन कंपनी के, तो इंडियन इनकम हो गई। नेक्स्ट, डिविडेंड फ्रॉम जापानीज कंपनी रिसीव्ड इन जापान, डिविडेंड जापानीज कंपनी का था, जापानीज कंपनी थी, वहां से आपको डिविडेंड मिल रहा है जापान में ही। तो मुझे बताओ इंडियन इनकम के फॉरेन इनकम, फॉरेन इनकम। ठीक है, रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी इन लंदन डिपोजिटेड इन बैंक इन लंदन लेटर ऑन रेमिटेड टू इंडिया थ्रू अप्रूव्ड बैंकिंग चैनल। छोड़ो, प्रॉपर्टी कहाँ है, लंदन में, पैसा रिसीव कहाँ हुआ है, लंदन में, बाद में इंडिया लेकर आए, इंडियन इनकम नहीं होगी, ये फॉरेन इनकम ही रहेगी। डिविडेंड फ्रॉम आरपी लिमिटेड इंडियन कंपनी, इंडियन कंपनी का डिविडेंड है, इंडियन इनकम मानी जाएगी। एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम लैंड इन गुजरात, अभी लिखवाया था, एग्रीकल्चर इनकम इंडिया में एग्जेम्प्ट होती है। करने का तरीका बताता हूं, एक क्वेश्चन करने का तरीका बताऊंगा, बाकी क्वेश्चंस आपको बताऊंगा कि कैसे, आपको बताऊंगा कि ऐसे किए हुए हैं हमने। ठीक है, कंप्यूटेशन ऑफ प्रेजेंटेशन बता रहा हूं, टैक्सेबल इनकम in the hands of Anirudh, in the hands of अनिरुद्ध। ठीक है, क्या करना रहेगा, 3 पार्ट में डिवाइड। अब इसने क्या बोला है क्वेश्चन में, या तो अनिरुद्ध कौन होगा, OR, या तो अनिरुद्ध कौन होगा, NOR, या तो अनिरुद्ध कौन होगा, NR। यहां पे मैंने लिख दिया पर्टिकुलर्स। सबसे पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी, इंडियन कंपनी के शेयर्स बेचकर, इंडियन कंपनी के शेयर्स बेचकर अनिरुद्ध ने पैसा कमाया है।
अब या तो अनिरुद्ध कौन होगा, OR, या कौन होगा NOR, या कौन होगा NR। तो मैंने लिखा शॉर्ट में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी, है ना। OR के केस में 15,000 टैक्सेबल, NOR के केस में 15,000 टैक्सेबल और NR के केस में भी 15,000 टैक्सेबल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्यों सर? अरे भाई अनिरुद्ध है और इंडियन इनकम है, इंडियन इनकम इज ऑलवेज टैक्सेबल। सर इंडियन इनकम क्यों है? क्योंकि शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी है। ठीक है, नेक्स्ट है सर ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या होता है? आगे जाके जब कैपिटल गेन वाला चैप्टर आएगा तब समझ में आएगा। अगर आपने अभी पढ़ लिया है तो समझ में आया क्या होगा, और नहीं पढ़ा है तो जब जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे समझ में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, डन। आगे, डिविडेंड फ्रॉम जापानीज कंपनी रिसीव्ड इन जापान। कंपनी कौन सी है? जापानीज। रिसीव कहाँ हुआ है? जापान में। अब मेरी बात सुनो, डिविडेंड है, डिविडेंड वैसे भी टैक्सेबल हो गया, तो यहाँ पे लिखा मैंने डिविडेंड फ्रॉम जापानीज कंपनी। तो मेरी बात सुनो, जब जापानीज कंपनी है तो जापान की कंपनी का डिविडेंड हो गया ना, डिविडेंड फ्रॉम जापानीज कंपनी रिसीव्ड इन, कहाँ रिसीव हुआ है? जापान। तो मुझे होता इंडियन इनकम की फॉरेन इनकम? अरे भाई साहब डेफिनेटली फॉरेन इनकम, एंड फॉरेन इनकम इज टैक्सेबल ओनली इन केस ऑफ OR। OR इज ऑलवेज टैक्सेबल। अमाउंट बोलो 10,000, तो इधर होगा टैक्सेबल, इधर हो जाएगा डैश, इधर हो जाएगा डैश और इधर भी हो जाएगा डैश। क्यों सर? फॉरेन इनकम है, नॉट टैक्सेबल। थर्ड नंबर पे रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी इन लंदन। थर्ड नंबर पे क्या बोला? रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी इन लंदन। रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी इन लंदन, लंदन में एक प्रॉपर्टी है, वहां से आपको रेंट मिला है। डिपॉजिटेड इन बैंक इन लंदन, लेटर ऑन रेमिटेड टू इंडिया। डिपॉजिटेड इन लंदन, लेटर ऑन रेमिटेड टू इंडिया थ्रू अप्रूव्ड बैंकिंग चैनल। तो मैंने क्या लिखा? रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी इन लंदन रेमिटेड टू इंडिया। भाई साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, लंदन की प्रॉपर्टी, लंदन में पैसा मिला है, तो इंडियन इनकम हुई कि फॉरेन इनकम? डेफिनेटली फॉरेन इनकम, एंड फॉरेन इनकम इज टैक्सेबल ओनली इन केस ऑफ OR, नॉट इन केस ऑफ NOR एंड NR। बात को समझना, ठीक है। 75,000। अभी क्या होता है कि जो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम होती है ना, उसमें जो रेंट रिसीव होता है उसका 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन कटता है। कितना परसेंट? 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस हो जाता है। तो देखो मेरी बात सुनो, पैसा रिसीव कहाँ हुआ है? लंदन में, ठीक है, लेकिन है तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम ना। तो जब आप हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर पढ़े होंगे तो आपने ये वाला टॉपिक किया होगा, कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो वहां पे एक फॉर्मेट बनता है, ये फॉर्मेट भी है और ये इसका आंसर भी है। तो हम लोग क्या लिखते हैं? सबसे पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब इस क्वेश्चन में ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितनी है? 75,000। उसमें से हम लोग लेस करते हैं क्या? म्युनिसिपल टैक्स। इसमें म्युनिसिपल टैक्स है ही नहीं, तो क्या बन गई हमारी नेट एनुअल वैल्यू? कितनी बन गई? 75,000। सर ये क्या? एक बार सुनो पूरी बात। पूरा ओवरऑल तो तब समझ में आएगा जब हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। अगर पढ़ लिया है तो आपको याद आ रहा होगा, ठीक है। अदरवाइज मैं आपको पहले दिन से कहता रहा हूं, इनकम टैक्स इज नॉट एन आइसोलेटेड स्टडी, इट इज अ कंबाइंड स्टडी। कुछ चैप्टर, इस चैप्टर की बात वहां आएगी, कुछ उस चैप्टर की बात यहाँ आएगी, तो कंबाइंड पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। एनएवी लेस कर देंगे हम लोग, लेस कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो एनएवी में से सबसे पहले लेस होगा स्टैंडर्ड डिडक्शन, अगर कोई है तो। है भाई साहब, बिल्कुल है। और वो कितना होता है? एनएवी का 30%, ठीक है। तो 75,000 का 30% अप्रोक्सीमेटली मेरे हिसाब से होना चाहिए 22,500, है ना। निकाल देते हैं अभी, 75,000 माइनस 30%, 22,500, ठीक है। और एक चीज और लेस होती है अभी, इसमें कुछ नहीं है, इंटरेस्ट ऑन लोन, यहां पे डैश है। तो ओवरऑल अब जो आएगा ना वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होएगा। तो सर हमें क्या ध्यान रखना है? अगर कभी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वर्ड लिखा हुआ हो तो कुछ नहीं करना है,
लेकिन अगर रेंट रिसीव लिखा हो तो 30% लेस करके और जो अमाउंट आएगा, सीधा शॉर्टकट क्या हो गया, 30% लेस कर दिया, जो अमाउंट आएगा वो क्या हो जाएगा हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, दैट्स इट। जो अमाउंट आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो इधर मैं 75,000 लिखने की बजाय अब कितना लिख रहा हूं, 52,500। सर ये क्या था, ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का टॉपिक था, ये उसका फॉर्मेट है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से म्युनिसिपल टैक्स लेस करते हैं तो एनएवी आ जाती है, एनएवी में से दो चीजें लेस करेंगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन और इंटरेस्ट ऑन लोन, दोनों ही चीजें लेस करने के बाद जो आ जाएगा उसको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कहेंगे। सिर्फ इतनी सी बात मुझे आप लोगों तक पहुंचानी थी एंड आई एक्सेप्ट कि ये बात आप लोगों तक पहुंची होगी, आई एक्सपेक्ट दैट ये बात आप लोगों तक पहुंची होगी, राइट। तो चलते हैं बच्चों आगे अगले पॉइंट की तरफ। डिविडेंड फ्रॉम आरपी लिमिटेड एंड इंडियन कंपनी। भाई साहब, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं ये इंडियन इनकम है कि फॉरेन इनकम। अगर ये इंडियन इनकम है तो 6,000 ऑलवेज टैक्सेबल, इट इज ऑलवेज टैक्सेबल। सर ऑलवेज क्यों, हाँ तीनों के केस में टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम लैंड इन गुजरात। मेरी बात सुनो, एग्रीकल्चर इनकम जो होती है फ्रॉम इंडिया ये हमेशा एग्जेम्प्ट होती है, एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट। अब सबकी टोटल कर दो तो जो आएगी उसको हम लोग बोलेंगे टैक्सेबल इनकम इन इंडिया। क्या बोलेंगे, टैक्सेबल, ग्रॉस टैक्सेबल इनकम इन इंडिया। ये देखो 15 15 15 10 12 500 6 6 6 और यहाँ पे डैश डैश डैश, ये टोटल हमारा आ गया। और इसने जो हमने जो अलग से किया था वो अलग से किया। सर ये तो बड़ा इजी लग रहा था, ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। हम ऐसे क्वेश्चंस 4-5 क्वेश्चंस को एक बार ट्राई कर लेते हैं, राइट, लाइक दिस वन इज, ठीक है। ये बड़ा सा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो मैं क्या करता हूं, अब आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि टेबल बनानी है, तो आप क्या करो मेरे साथ साथ टेबल बना लो, ठीक है। टेबल बनाकर और आप साथ साथ उसमें नोट करते जाना, तो जैसे जैसे आप नोट करते जाओगे वैसे वैसे चीजें आगे बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो बनाओ फॉर्मेट और करते हैं शुरू। सेम क्वेश्चन वैसा ही है, कंप्यूट द टोटल इनकम इन। अच्छा ये वाला क्वेश्चन अगर आपने कर लिया ना तो लगभग सारे क्वेश्चन के एक एक दो दो पॉइंट है वो सब कवर हो जाएंगे। ये क्वेश्चन हमने लिया ही इसीलिए है ताकि आपके सारे पॉइंटर्स कवर हो जाए। तो देखिए यहां पर कंप्यूट द टोटल इनकम इन द हैंड्स ऑफ इंडिविजुअल एज 35 ईयर बीइंग अ रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ये कौन है, ओआर है। रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, यानी कि ये कौन है, एनओआर है। एंड नॉन रेजिडेंट, तीनों के लिए करना है हमें, ठीक है। तो जैसा हमने चार्ट बनाया था वैसा चार्ट बना लो तीनों का, है ना, पर्टिकुलर्स, फिर ओआर एनओआर एनआर, वन बाय वन इनकम उठाते हैं और हम बताते हैं कि टैक्सेबल होगा नहीं होगा। मेरा बोलने का पैटर्न सेम रहेगा, कम से कम एक ही लाइन को अगर इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 20 21 पॉइंट है, कम से कम 21 बार इस लाइन को बोलना पड़ेगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन यूके डेवलपमेंट बॉन्ड, यूके डेवलपमेंट बॉन्ड 50% इंटरेस्ट रिसीव्ड इन इंडिया। टोटल अमाउंट हो भाई साहब 10,000 रुपए। 10,000 यूके डेवलपमेंट बॉन्ड है, मतलब इंडिया के तो नहीं है, फॉरेन के हैं, तो इनकम कौन सी होगी, फॉरेन इनकम। लेकिन उसका 50% इंडिया में रिसीव हुआ है, तो वैसे इनकम है 10,000 का 50% 5,000। फिर से एक बार, वैसे इनकम है 10,000 का 50% 5,000 कहाँ रिसीव हुआ है, इंडिया में। तो 10,000 का 50% 5,000 इंडिया में रिसीव हुआ है, तो 5,000 हो गई इंडियन इनकम। तो इंडियन इनकम इज ऑलवेज टैक्सेबल, लेकिन फॉरेन इनकम इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ओआर। तो 10,000 रुपए टोटल करें अगर, उसमें से 5,000 तो इंडियन इनकम है और 5,000 फॉरेन इनकम है, और ये दोनों ही ओआर के केस में टैक्सेबल होगी, इसलिए ओआर में पूरा 10,000 टैक्सेबल लिखा है। अब इस 10,000 में से 5,000 रुपए फॉरेन इनकम है और 5,000 इंडियन इनकम है, तो फॉरेन इनकम कहाँ टैक्सेबल होगी, फॉरेन इनकम तो कहीं टैक्सेबल नहीं होगी, तो इसलिए 5,000 कम हो गए, ठीक है। तो जो इंडियन इनकम है 5,000 जो इंडिया में रिसीव हुई है विच इज ऑलवेज टैक्सेबल, तो इसलिए यहां पर लिखा है 10,000 और इन दोनों में 5,000। इन केस अगर ये नहीं समझ आया है तो इस नंबर पे फोन कर, मैसेज करके, है ना, पूछ लो सर आपने जो रेजिडेंशियल स्टेटस डाला है वो समझ नहीं आया, और अगर समझ आ गई है तो बोल दो सर रैप चेक मजा आ गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट,
नेक्स्ट पॉइंट, अरे कहाँ गया रे, सेकेंड पॉइंट, यस दिस वन, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन चेन्नई। एक मिनट रुक जाओ, बिजनेस कहाँ है? चेन्नई में। चेन्नई में तो इंडियन इनकम की फॉरेन इनकम, भाई साहब अगर चेन्नई में है तो डेफिनेटली दिस विल बी ट्रीटेड एज, अगर चेन्नई में है तो डेफिनेटली दिस विल बी ट्रीटेड एज इंडियन इनकम एंड इंडियन इनकम इज ऑलवेज टैक्सेबल। तो सर ये 50% रिसीव्ड इन इंडिया लिखा है ना, अरे भैया 50% इंडिया में रिसीव हो चाहे पूरा इंडिया में रिसीव हो, इट इज अ इंडियन इनकम, हैंस ऑलवेज टैक्सेबल। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस इन चेन्नई 20,000 20,000 20,000 तीनों के केस में टैक्सेबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। एग्रीकल्चर लैंड इन नेपाल, भाई साहब नेपाल में एग्रीकल्चर लैंड है तो इंडियन इनकम तो नहीं है, फॉरेन इनकम है। रिसीव्ड देयर, रिसीव्ड भी वहां हुई है, एंड देन केम टू इंडिया, देन ब्रॉट टू इंडिया। भाई साहब फॉरेन इनकम है, फॉरेन में रिसीव हुई है तो फॉरेन इनकम ही मानी जाएगी। तो मुझे बताओ फॉरेन इनकम इज टैक्सेबल इन केस ऑफ ओआर, ऑर्डिनरी रेजिडेंट तो हमेशा टैक्सेबल होगा, तो ये 18,000 ओआर के केस में तो टैक्सेबल हो गया, लेकिन क्योंकि फॉरेन इनकम है और इसमें कोई बिजनेस वगैरह टाइप का कुछ है नहीं, तो ओआर और सॉरी एनओआर और एनआर के केस में टैक्सेबल नहीं होगा। कहां गया भैया, ये क्या हो गया, इन्होंने लिया क्यों नहीं उसको, नीचे देख लेते हैं। यस, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड इन नेपाल रिसीव्ड देयर एंड देन ब्रॉट टू इंडिया, तो 18,000 इज टैक्सेबल इन केस ऑफ, मैंने कुछ गलत लाइन तो नहीं पढ़ ली ना, थर्ड नंबर की तो पढ़ी है ना, एकदम बिल्कुल थर्ड नंबर की पढ़ी। ओ हो, मैंने लाइन ही नीचे पढ़ी थी, ये क्या, अच्छा, मैं ये दोनों समझ बैठा था, ओके ओके, मैंने कहा मैंने क्या गलत पढ़ लिया क्या क्वेश्चन। यस, मैंने नीचे की लाइन पहले पढ़ ली क्योंकि मेरे को लगा ये 2 पॉइंट हो गए, तीसरा तो वो नेक्स्ट पेज का थर्ड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट चलो वो तो समझ में आ गया, वापस नहीं लेना पड़ेगा। नेपाल की इनकम है, फॉरेन इनकम है, फॉरेन में रिसीव हुई तो फॉरेन इनकम मानी जाएगी। फॉरेन इनकम इज टैक्सेबल ओनली इन केस ऑफ ओआर, एनओआर और एनआर के केस में टैक्सेबल नहीं होएगा। नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, आई रिपीट कौन सा गेन है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स, ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन लंदन। फिर से समझना बात को, क्या बोल रहा हूं मैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी। ओ हो इंडियन कंपनी के शेयर्स हैं, इंडियन कंपनी के शेयर्स हैं, इंडियन इनकम कहीं पे भी रिसीव होगा, हमें क्या करना है भैया, इंडियन इनकम, इंडियन इनकम इज ऑलवेज टैक्सेबल। तीनों कंडीशन में 20,000 20,000 20,000 टैक्सेबल हो जाएगा, 20,000 20,000 20,000 टैक्सेबल हो गया। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है क्योंकि इंडियन कंपनी थी, ऑलवेज टैक्सेबल। नेक्स्ट, मैं स्पीड बढ़ा रहा हूं। डिविडेंड फ्रॉम ब्रिटिश कंपनी रिसीव्ड इन लंदन, ब्रिटिश की कंपनी लंदन में रिसीव हुई है फॉरेन इनकम, एंड फॉरेन इनकम सिर्फ ओआर के केस में टैक्सेबल होगी, एनओआर और एनआर के केस में टैक्सेबल नहीं होगी। चलते हैं नीचे, चेक कर लेते हैं, ओआर के केस में टैक्सेबल, अदरवाइज नॉट टैक्सेबल। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, सेल ऑफ प्लांट एट जर्मनी। ओके भाई साहब, जर्मनी में प्लांट था, उससे लॉन्ग टर्म गेन हुआ है, इंडियन इनकम की फॉरेन इनकम, फॉरेन इनकम, लेकिन उसका 50% इंडिया में रिसीव हुआ है, तो 40,000 तो सबके केस में 40,000 तो ओआर के केस में टैक्सेबल होगा, उसका 50% 20,000 20,000 कहां टैक्सेबल होगा, एनओआर और एनआर के केस में। सर क्यों, क्योंकि 40,000 फॉरेन इनकम है बट उसमें से 20,000 इंडियन इनकम है, तो 40,000 इधर टैक्सेबल हो जाएगी, 20,000 20,000 इधर टैक्सेबल हो जाएगी। नेक्स्ट है इनकम अर्न्ड फ्रॉम बिजनेस इन जर्मनी, इनकम अर्न्ड फ्रॉम बिजनेस इन जर्मनी which is controlled from Delhi, which is controlled from Delhi. Rupees 40,000 is received in India, rupees 40,000 is received in India. टोटल अमाउंट कितना हो गया, 70,000। तो सुनो मेरी बात को सुनना, ठीक है, मेरी बात को सुनना। इनकम अर्न्ड फ्रॉम बिजनेस इन जर्मनी, इनकम अर्न्ड फ्रॉम बिजनेस इन जर्मनी, तो फॉरेन इनकम हो गई। कंट्रोल्ड फ्रॉम दिल्ली, ये वो वाला पॉइंट है, फॉरेन इनकम कंट्रोल्ड फ्रॉम दिल्ली, कंट्रोल कहां से हो रहा है, इंडिया से, तो फॉरेन इनकम है, ओआर के केस में टैक्सेबल हो जाएगा, तो 70,000 तो पूरा ही ओआर के केस में टैक्सेबल कर दो, ठीक है। अब 40,000 उसमें से इंडिया में रिसीव हुआ है, तो एनआर के केस में 40,000 टैक्सेबल हो जाएगा क्योंकि 40,000 इंडियन इनकम है, लेकिन
ये पूरा का पूरा 70,000 एनओआर के केस में भी टैक्सेबल होगा, क्योंकि रिसीव्ड भले ये फॉरेन इनकम है बट कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है। तो एक बात सुनना, हमने थोड़ी देर पहले जो लिखा था फॉरेन इनकम, ये वाला देखो एक बार, ये वही पॉइंट है फॉरेन इनकम, क्योंकि फॉरेन से रिसीव हुई है, ठीक है। अब अगर फॉरेन इनकम, क्योंकि बिजनेस फॉरेन में तो फॉरेन इनकम, बट अगर वो बिजनेस कंट्रोल्ड और सेटअप फ्रॉम इंडिया है तो एनआर के केस में क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। समझ में आया, इसलिए ये टैक्सेबल हुआ है। चलो क्वेश्चन में चलते हैं, अगर नहीं समझ आया तो एक बार मुझसे मैसेज करके पूछ लीजिए प्लीज, ठीक है। तो देखो इधर, इनकम अर्न फ्रॉम बिजनेस फ्रॉम जर्मनी, कंट्रोल फ्रॉम दिल्ली, ठीक है। बिजनेस इन जर्मनी, फॉरेन इनकम, ठीक है। फॉरेन इनकम ओआर के केस में पूरी टैक्सेबल, फॉरेन इनकम एनओआर के केस में टैक्सेबल नहीं होती है। बट एक लाइन लिखी हुई है 40,000 रिसीव्ड इन इंडिया, तो 40,000 इज अ फॉरेन इंडियन इनकम बन गई, तो इंडियन इनकम इज टैक्सेबल इन द केस ऑफ नॉन रेजिडेंट। अब ऐसी कोई फॉरेन इनकम, ऐसा कोई बिजनेस से होने वाली इनकम जो कि कंट्रोल फ्रॉम इंडिया हो, तो एनओआर के केस में पूरी टैक्सेबल होती है, इसलिए यहाँ पे पूरी टैक्सेबल है। थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा सा अजीब है, पर ठीक है। मैंने पहले कहा था ये वाले क्वेश्चन को करते ही आपके सारे पॉइंटर्स कवर हो जाएंगे, सारे मतलब सारे। इसके अलावा हमें ये वाले टाइप के क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं है। हमने रेजिडेंशियल स्टेटस निकालने वाले ऊपर सीख लिए थे, ये वाले इधर सीख लिए। अब सारे क्वेश्चन आप कर लो, जो डाउट हो मुझसे पूछ लेना, मैं पर्सनली बता दूंगा। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन दिल्ली बट मैनेज्ड एंटायरली फ्रॉम लंदन। ओ भाई साहब, बिजनेस है कहाँ पे, दिल्ली में, लेकिन मैनेज कहाँ से हो रहा है, लंदन से। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर वो दिल्ली का बिजनेस है, अगर वो बिजनेस दिल्ली का है, वो इंडियन इनकम हो गई भैया। फॉरेन में बिजनेस होता तो कंट्रोल इंडिया में होता तो एनओआर के केस में टैक्सेबल करना है, वो एक अलग बात है। लेकिन ये तो पूरा ही फॉरेन का ही है भैया, पूरा ही इंडिया का ही है भैया, दिल्ली से कंट्रोल हो रहा है, दिल्ली से कंट्रोल हो रहा है तो इंडियन इनकम इज ऑलवेज टैक्सेबल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट दिस वन, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इन इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन लंदन। ओ भाई साहब, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है, इंटरेस्ट ऑन क्या है, डिबेंचर। तो डिबेंचर से मिलने वाला इंटरेस्ट तो वैसे ही क्या होता है, इंडियन इनकम। डिबेंचर से मिलने वाला इंटरेस्ट तो वैसे ही क्या होता है, इंडियन इनकम इज ऑलवेज टैक्सेबल। ये क्या बीच में कोई पॉइंट रह गया क्या, 50,000 वाला, हाँ ये वाला, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन लंदन। भाई साहब, लंदन की हाउस प्रॉपर्टी है, और मेरी बात सुनो, यहाँ पे रेंट रिसीव नहीं लिखा है, इनकम ही लिखा है। यहाँ पे रेंट रिसीव नहीं लिखा है, क्या लिखा है, इनकम। हाउस प्रॉपर्टी कहाँ है, लंदन में, डिपॉजिटेड एट बैंक लंदन, तो भैया ये फॉरेन इनकम हो गई। और अगर यहाँ पे इनकम की बजाय रेंट रिसीव लिखा हुआ होता ना, तो हमें 30% लेस करना पड़ता। बट ये तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पूरा नेट ही है, तो पूरा का पूरा 50,000 फॉरेन इनकम है। फॉरेन इनकम इज ओनली टैक्सेबल इन केस ऑफ ओआर, एनओआर और एनआर के केस में फॉरेन इनकम टैक्सेबल नहीं होती है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर वाला पॉइंट भी हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट है फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया बट रिसीव्ड इन लंदन। फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया, भैया सर्विसेज कहाँ रेंडर करिए, इंडिया में। सर्विसेज कहाँ रेंडर करिए, इंडिया में। इंडिया में सर्विसेज रेंडर करिए तो अक्रू अराइज इन इंडिया माना जाता है, ऑलवेज टैक्सेबल। नेक्स्ट है प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन मुंबई। कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, फुल्ली टैक्सेबल। ये तीनों केस में टैक्सेबल हो जाएगा, 26,000, ठीक है। वैसे मैं अगर ऐसे करके अगर चलूं तो यहां का यहीं पे भी बता सकता हूं, ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये तो हो ही गया था। नेक्स्ट पॉइंट है पास्ट अनटैक्स्ड इनकम ब्रॉट टू इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। थर्ड पॉइंट पढ़ रहा हूं मैं आपके, यहाँ पे देखो, मतलब आपके स्क्रीन पे जो तीसरे नंबर का पॉइंट है, पास्ट फॉरेन अनटैक्स्ड इनकम ब्रॉट टू इंडिया नॉट टैक्सेबल, लिखवाया था ना मैंने अलग से पॉइंट पे, देखो नॉट टैक्सेबल, ठीक है। ये अच्छा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन नेपाल रिसीव्ड देयर, फॉरेन इनकम है, ओनली टैक्सेबल इन केस ऑफ ओआर, अदरवाइज नॉट टैक्सेबल। ये वाला भी पॉइंट हो गया। चलो ऊपर से देख के बता देता है, ठीक है। केन्या वाला पॉइंट आता हूं, केन्या वाला पॉइंट है ना, यस दिस वन, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन केन्या विच वॉज सेटअप इन इंडिया, रिसीव्ड देयर बट स्पेंड इन इंडिया। ये क्या फालतू बात हो रही है,
बहुत ज्यादा लंबी बातें नहीं हो रही है जी? यस, नेक्स्ट, समझना मेरी बात को, समझना मेरी बात को। यहां पे क्या बोला, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन केन्या। भैया देखो केन्या का प्रोफेशन है विच वॉज सेटअप इन इंडिया। तो मैंने अभी एक बात बोली थी, इफ बिजनेस इज कंट्रोल्ड और प्रोफेशन इज सेटअप इन इंडिया, तो वैसे फॉरेन इनकम हो गई। क्या हो गई है? फॉरेन इनकम। बट फॉरेन इनकम ओआर के केस में टैक्सेबल हो जाएगी, और ये वाली फॉरेन इनकम एनओआर के केस में भी टैक्सेबल होगी, क्योंकि बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया या बिजनेस या प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया हो, तो वो दो केस में टैक्सेबल होगी। ठीक है, दो केस में टैक्सेबल होगी, ओआर और एनओआर। बट एनआर के केस में इसलिए टैक्सेबल नहीं होगी क्योंकि ये फॉरेन इनकम है। ठीक है, केन्या वाले पॉइंट के बाद में, गिफ्ट रिसीव्ड ऑन द ओकेजन ऑफ वेडिंग। ओ भैया गिफ्ट रिसीव हुआ है, कब रिसीव हुआ है? वेडिंग में रिसीव हुआ है। गिफ्ट कब रिसीव हुआ है? वेडिंग के टाइम पे। कितने रुपए का गिफ्ट है? 20,000 का गिफ्ट है। कोई बात नहीं, गिफ्ट वेडिंग के टाइम पे मिलने वाला एग्जेम्प्ट होता है, और रिलेटिव से मिलने वाला भी एग्जेम्प्ट होता है। रिलेटिव से मिले चाहे वेडिंग हो या नहीं हो, रिलेटिव से मिले तो एग्जेम्प्ट, और वेडिंग के टाइम पे मिले तो भी एग्जेम्प्ट। फिर है इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ओ भाई साहब, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है ऑलवेज टैक्सेबल। इधर देखो है ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फुल्ली टैक्सेबल, ये वाला हो गया था। नेक्स्ट पॉइंट यहीं से पढ़ लेता हूँ, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन रशिया। बिजनेस कहाँ है? रशिया में। कंट्रोल भी कहाँ हो रहा है? रशिया से। फॉरेन इनकम, फॉरेन इनकम इज नॉट टैक्सेबल इन केस ऑफ एनओआर एनआर, बट ओआर के केस में ऑलवेज टैक्सेबल। नेक्स्ट है डिविडेंड फ्रॉम रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड एंड इंडियन कंपनी। डिविडेंड फ्रॉम रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड एंड इंडियन कंपनी ऑलवेज टैक्सेबल। ठीक है, एग्रीकल्चर इनकम नॉट टैक्सेबल। इस तरह से आपकी ये टोटल इनकम आ गई एंड ग्रॉस टोटल इनकम की जो आपका आंसर था। डिडक्शन वगैरह हम अपन नहीं ले रहे हैं क्योंकि हम लोग सिर्फ क्या पढ़ने वाले थे? रेजिडेंशियल स्टेटस। आप देखिए एक बार, हमने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन में जितने भी पॉइंट्स आने वाले हैं ना टैक्सेबिलिटी वाले, वो हमने कवर कर लिए हैं। मैं बता रहा हूं आपको कौन से वाले, ये वाले टाइप के जो क्वेश्चन, ये वाला हो गया कवर, ये वाला भी कवर हो गया, ये वाले भी कवर हो गया। आप कोई भी देख लो एक बार, है ना, ऑलमोस्ट सारे कवर हो गए। जो पॉइंटर्स आपको लगता है कि नहीं सर कवर नहीं हुए हैं, वो हम लोग अलग से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आप मुझे बता दोगे तो मैं आपको पर्सनली बता दूंगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। तो हम एक दूसरे वाले टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो कर लेते हैं, क्योंकि ये वाले क्वेश्चंस मुझे लग रहा है कि हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिए हैं। ठीक है, इस टाइप के जो क्वेश्चंस है वो ऑलमोस्ट कवर हो गए हैं। अच्छा, एचयूएफ वाला भी हमने पहले कर लिया था, एचयूएफ वाला क्वेश्चन भी हमने कर लिया था। ये वाला क्वेश्चन मैं देखता हूं, क्वेश्चन नंबर 1। अगर ये पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप कर दो, है ना, व्हाट्सएप इस नंबर पे करोगे और मेरे से पीडीएफ ले सकते हो। फुल कोर्स लेना चाहते हो, फुल कोर्स लेना चाहते हो, एंड्रॉयड ऐप पे जाओ, एंड्रॉयड पे जाओ, सीएससी ऐप डाउनलोड करो, सीएससी ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे टैक्स का दे रखा है और टैक्स का ऑर्डर दे दो। थोड़ा बहुत डिस्काउंट चाहिए, पर्सनली मैसेज कर लो, डिस्काउंट कूपन दे दूंगा, कोर्स परचेस कर सकते हो। बाकी हमारे सारे कोर्सेज जो है वो सीएससी ऐप पर अवेलेबल है। अगर आपका आईफोन है तो क्या करो, एक ऐप आती है माई इंस्टीट्यूट नाम की, ये वाली ऐप है ना, ये डाउनलोड करो। वहाँ पे आप जब जैसे अंदर जाओगे आपसे मोबाइल नंबर और ऑर्गेनाइजेशन कोड मांगेगा। जब वो ऑर्गेनाइजेशन कोड मांगेगा तो ये वाला कोड डाल देना, DGDWKW। तो आपका जो कोर्स है, वो जो ऐप है उसका वाइट लेबल जो है वो चेंज हो जाएगा और सीएससी बन जाएगा। माई इंस्टीट्यूट ऐप कौन सी वाली? रेड कलर वाली जो है ना, उसके अंदर आप जाओगे, DGDWKW बनाओगे, डालोगे ऑर्गेनाइजेशन कोड, ठीक है, तो आपका सीएससी ऐप डाउनलोड हो जाएगा। सीएससी ऐप पे जाओ, वहाँ पे आपके कुछ लेक्चर्स ओपन है, देख लो, एंजॉय करो और पढ़ाई करो। और अगर आपको लगता है कि कोई पर्टिकुलर कोर्स परचेज करना है, यू मे परचेज। बढ़ते हैं आगे। मिस्टर बी, अ कैनेडियन सिटीजन, कम्स टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 2018-19, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2020-21, 21-22, 22-23, 23-24 एंड 24-25। ही वॉज इन इंडिया फॉर 55 दिन, 90 डेज, 60 डेज,
150 डेज 70 डेज, डिटरमाइन हिज रेजिडेंशियल स्टेटस। बेसिक नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है, फिर भी बता देता हूँ। 18-19 में आया, अच्छा 20-21 से बता रही है, ठीक है, तो लिखा मैंने 20-21, 21-22, 22-23, 23-24, 24-25, ठीक है। शुरू करते हैं। 55 दिन था यहाँ पे, 55 डेज यहाँ पे था, ये 60 डेज के लिए यहाँ पे था, ये 90 डेज के लिए यहाँ पे था, ये 150 के लिए यहाँ पे था, 70 दिन के लिए। तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं प्रीवियस ईयर में बेसिक कंडीशन 182 डेज से ज़्यादा है, नहीं है, तो दूसरी वाली बेसिक कंडीशन देखते हैं। प्रीवियस ईयर में 60 डेज से ज़्यादा है, हाँ है। प्रीवियस ईयर यानी कि 24-25, यहाँ पे वो कितने दिन के लिए, 70 डेज के लिए है। प्लस और क्या देखना है, लास्ट 4 ईयर्स में 365 डेज से ज़्यादा है कि 55, 60, 90, 150, हाँ 150 और 90 240 और 60, ओ हो 355 दिन है, 355 दिन है, यानी कि ये 60 और 365 वाली कंडीशन को ओवरऑल पूरा नहीं कर रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, नॉन रेजिडेंट। आंसर यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है ना, क्योंकि 355 दिन के लिए 60 और 365 चाहिए ना, तो ये नहीं है। हो गया डन, हो गया डन। इतना ही करते हैं आज के लिए, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर जब हम करेंगे तो उसमें अगर आप मेरे से कहोगे कि इसी के ही कोई और क्वेश्चंस आपको सीखने हैं तो ठीक, अदरवाइज मेरी साइड से रेजिडेंशियल स्टेटस पूरी तरह से खत्म। अब हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो इसके बाद टैक्स एक्सप्रेस का सेकंड पार्ट दैट इज हाउस प्रॉपर्टी हम लोग स्टार्ट करेंगे और उसको जल्दी से ही ऐसे ही खत्म करेंगे। इसमें क्वेश्चन के साथ आंसर दे रखे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको जब आंसर अपने आप पढ़ोगे तो इलॉबरेटिवली तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्टिल अगर आप मुझे कोई पर्टिकुलर क्वेश्चंस पूछते हो तो मैं उसका वीडियो बना के आपको भेज दूंगा, ऑडियो बना के भेज दूंगा, बट आपको तकलीफ नहीं आने दूंगा। क्लियर है? कर लो ये वाला चैप्टर पूरा, इसको खत्म कर लिया है आपने। अगला चैप्टर टैक्स एक्सप्रेस का हाउस प्रॉपर्टी, हम हाउस प्रॉपर्टी में मिलते हैं। थैंक यू।